नमस्ते संस्कृताएं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अगर आपको संस्कृत पैराग्राफ ट्रिक वाला वीडियो अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे दिया, उसको आप चेक करें। और आज के वीडियो में हम आपको आगे जो संस्कृत पैडागोजी की सीरीज चला रहे हैं लगभग 500 प्रश्नों की प्रीवियस ईयर के, तो उसमें आगे की वीडियोज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए उन लोगों तक जिन लोगों ने सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में संस्कृत या फिर एमपी टेट ट्रीट में संस्कृत भाषा को स्वीकार किया है और संस्कृत से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जो कंप्लीट कोर्स इसका बना है संस्कृत का, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लगा रखा है, तो एक बार ज़रूर चेक करें। प्रश्न संख्या 120 तक आपने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 121 है आपके सामने। वाक् कौशलस्य वर्धने परिणामकारी गतिविधिषु अन्यतमः। प्रश्न संख्या 121 समझने का प्रयास करिएगा, और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उनको एक बार ज़रूर चेक करिएगा, जिनका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि वाक् कौशल के संवर्धन के लिए, यानी वाक् कौशल को बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए कौन सी गतिविधि परिणामकारी होगी। स्थानापत्ति सारणयाभ्यास, यानी स्थानापत्ति की जो सारणी होती है ना, जो टाइम टेबल होता है, स्थानापत्ति सारणी का मतलब यही जो टाइम टेबल होता है, क्या उसका अभ्यास किया जाए। वस्तुनिष्ठ व्याकरण परीक्षा हो, अभिनय या फिर वाचन। तो वाक् कौशल का आपको विकास करना है तो आंसर आएगा यहाँ पे क्या, वाचनम। ठीक है, बोला जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप ज़्यादा बोलेंगे उतना ही क्या होगा, अच्छा रहेगा वाक् कौशल के विकास के लिए। तो किसी विषय का वाचन वाणी की कुशलता को अभिव्यक्त अगर करना है तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने वाक् कौशल को संवर्धन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। सामाजिक संपर्कस्य संस्थान पाय संरक्षणाय च भाषायाः उपयोगः एवं अभिधीयते। मतलब ये हुआ कि सामाजिक संपर्क की स्थापना, संस्थापनाएं मतलब स्थापना, संरक्षणाय मतलब संरक्षण के लिए, और भाषा उपयोग, चा भाषाया उपयोग है, और भाषा उपयोग एवं अभिधीयते। ठीक है, एवं अभिधीयते का मतलब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि सामाजिक संपर्क की स्थापना और संरक्षण के लिए भाषा के उपयोग को क्या कहा जाता है। अभिधीयते मतलब इन चीज़ों को क्या कहा जाता है। भाषाया संवादात्मिका क्रिया, औपचारिकोपगमः, विश्लेषणात्मक उपगमः, या फिर प्रत्योच्छ, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं प्रत्यक्ष उपगमः, क्योंकि इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष उपगमः, संधि करके ये लिखा गया है प्रत्योच्छोपगमः। तो सामाजिक संपर्क की स्थापना और संरक्षण के लिए भाषा के उपयोग को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है भाषा संवादात्मिका क्रिया, क्योंकि संवाद ही तो करते हैं हम समाज में। किसी से अगर बातचीत करते हैं भाषा के माध्यम से तो उसको संवाद ही तो कहा जाता है। तो सामाजिक संपर्क की स्थापना और संरक्षण के लिए भाषा के उपयोग को भाषा की संवादात्मक क्रिया कहा जाता है। सामाजिक संपर्क में भाषा संवहन का कार्य करती है और भाषा आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा की समझ ही संप्रेषण कौशल होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ग्रंथ पाठे नियमानुसारेण यद्रक्षया व अपनीतानां शब्दानां स्थाने छात्रै पदपूर्णम यस्या प्रक्रियायाः क्रियते सा परीक्षा। ये प्रश्न आप गलत कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही ऑप्शन दिए हैं, दो बिल्कुल करीब के ऑप्शन दिए हैं। कहा जा रहा है ग्रंथ पाठ में नियमानुसारेण, नियम अनुसार, यद्रक्षया व अपनीतानाम शब्दानाम स्थाने छात्रे पद पूर्ण, मतलब पद पूर्ण के लिए एक प्रक्रिया होती है, एक परीक्षा होती है, एक टेस्ट होता है। उसको क्या कहते हैं, जहाँ पे कुछ लिखा जाता है और कुछ पद पूरा करने के लिए छोड़ दिया जाता है, कुछ नियम के अनुसार होता नहीं, ऊपर ऐसे लिखे होते हैं कुछ शब्द और उसी में से चुन करके आपको भरना होता है, जैसे आप पैराग्राफ सॉल्व करते हैं। तो ये टेस्ट जो है, ये परीक्षा जो है किस प्रकार की है, क्या रिक्त स्थान परीक्षा है, रिक्त स्थान पूर्णम है, क्लोज टेस्ट है, यानी क्लासु विधानम इसको कहा गया संस्कृत में। शब्द समाप्ति और अवधारणा तो होगा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे रिक्त स्थान पूर्ण, लेकिन सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया है और उन्होंने इसका आंसर दिया था क्लोज विधानम। अब आपके अंदर जानने की इच्छा होगी आखिर ये क्लोज विधान होता क्या है।
तो ये देखिए यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिखाया जा रहा होगा, ये होता है इस प्रकार का कुछ क्लोज टेस्ट। इसको आप देखिए कायदे से, और यहाँ पे इसके बारे में भी कुछ आपको दिखाया जा रहा है। क्लोज टेस्ट सामान्यतः रिक्त स्थान भरने से बहुत भिन्न नहीं है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक पैराग्राफ में कई रिक्त स्थान दिए जाते हैं। इसमें रिक्त स्थान भरने के विपरीत संपूर्ण संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण होता है, जिसमें प्रतिक्रिया केवल विशुद्ध वाक्य के आधार पर ही दी जाती है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि अगर क्लोज टेस्ट है तो ये क्या है, किस तरीके से आता है, हमने आपको सैंपल भी दिखा दिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 124, भाषा शिक्षण विषय व्यवहारवादित विचारधारायाम, यानी भाषा शिक्षण विषय के संबंध में जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है या जो व्यवहारवादी संप्रदाय है उसका क्या विचार है। क्या वो अनुभव को प्रमुखता देते हैं, बोध को केंद्र मानते हैं, बोधनस्य केंद्रो छात्रो बोध, शाला शिक्षकस्य प्रधान पात्रम वहत, या फिर उत्प्रेरणा प्रत्युत्पर संबद्ध संवर्धनम प्राधान्यम विदित। तो व्यवहारवादी क्या मानते हैं, उनकी विचारधारा क्या है, अकॉर्डिंग टू आंसर की यहाँ पे सही जवाब मिलेगा। भाषा शिक्षण विषय के अंतर्गत व्यवहारवादी विचारधारा में उत्प्रेरण प्रत्युत्तर संबंध संवर्धन की प्रधानता होती है, ऐसा व्यवहारवादियों का मानना है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत अनुभव को प्रमुखता नहीं देते। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये व्यवहार, वर्तमान में वैसे भी मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है ना, व्यवहार के अंतर्गत आप चीज़ें पढ़ते हैं। तो फिर ये अनुभव को प्रमुखता नहीं देते। औपचारिक अनौपचारिक व संभाषणे एतदावश्यकम, औपचारिक और अनौपचारिक संभाषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। लेखन कौशल, विस्तृत पठनम, दीर्घ भाषणम, या फिर सूक्त भाषा कौशलनाम उपयोग। हमने आपको ट्रिक वाली वीडियो में क्या बताया, जब आप ना समझ पाए तो बड़ा वाला ऑप्शन लगाएं, तो लगा दीजिए यहाँ पे, फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक संभाषण में सूक्त भाषा कौशल का उपयोग आवश्यक होता है, क्योंकि सूक्त भाषा में वृहद मतलब बड़े लेवल पे भावों का संग्रह होता है। जो आप सूक्ति, इतनी सी लाइन लिखी होती है सूक्ति, और क्या होता है उसका मतलब बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कहा गया कि औपचारिक और अनौपचारिक संभाषण में सूक्ति का विशेष महत्व होता है, ठीक है, क्योंकि अपने आप में गंभीर अर्थ रखता है। सूक्ति अगर आप पढ़ते होंगे, संस्कृत में देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 126 है, व्याख्यात्मक पाठने एतच्चयन मंतर्भवति। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे, व्याख्यात्मक पाठन में क्या क्या शामिल होता है। जो ऑप्शन दिए हैं उसके अंतर्गत साहित्य कल्पना नाम, लोकोक्ति नाम, अलंकाराणाम चा द्वारा अभिव्यक्त, मतलब साहित्य में लोकोक्ति अलंकार के द्वारा अभिव्यक्तियों को किया जाता है। पाठे साक्षादुक्ता नाम अर्थानाम, वास्तवांशानाम घटना सारणीनाम, प्रधान विचारणाम सामान्यकरणम, मौखिक संरचना नाम चित्रणस्य समान रचना भी अथवा समान शब्द कथा लेखनस्य। तो व्याख्यात्मक पाठ में क्या होता है, आपने देखा होगा गद्य पद्य जिसकी व्याख्या की जाती है, तो उसके अंतर्गत आपने देखा होगा लोकोक्ति अलंकार के द्वारा अभिव्यक्त की जाती है, और जब टीचर पढ़ाता है क्लास में तो उसकी व्याख्या करता है। व्याख्यात्मक पाठ की यही विशेषता है, तो इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। व्याख्यात्मक भाषण में भावों के संवर्धन के लिए ये जो विधाएं दे रखी हैं यहाँ पे, ठीक है, विधाओं के प्रतिपादन से भाषागत चारुता में अभिवृद्धि होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 126 के लिए आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर पहला। 127वां देखिए, श्रवण प्रेरकेन अभिप्रायः अस्ति, यानी श्रवण प्रेरक का अभिप्राय मतलब क्या है। निर्दिष्ट सूचनानुगुणम छात्र वर्गीकरणम, छात्र के वर्गीकरण करना क्या उद्देश्य होगा, नहीं। समीक्षा टिप्पण्यार्थम श्रवणम, समीक्षा की टिप्पणी को सुना जाए, हो सकता है ये इसका आंसर हो। कार्यस्य पूर्णतायाः प्रस्तुते च कृते छात्राणाम श्रवण कौशलस्य क्षमतायाः विकासः। यहाँ पे भी वर्गीकरण की बात कही जा रही, आंसर हो गया गलत। यहाँ पे समीक्षा टिप्पणी की बात कही जा रही कि समीक्षा टिप्पणी को सुना जाए। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि श्रवण प्रेरक का मतलब क्या है, ठीक है। बड़ा ऑप्शन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आंसर लगा दीजिए, आंसर बिल्कुल सही है। श्रवण प्रेरक का मतलब होता है कि कार्य की पूर्णतः प्रस्तुति और छात्रों में श्रवण कौशल की क्षमता का विकास करना, यही इसका उद्देश्य, यही इसका मतलब होता है। इससे क्या होता है, छात्रों में किसी भी विषय को समझने में आसानी रहती है, सरलता रहती है। भाषण आकलन समय अंतः क्रियात्मकम कार्यम कृतवती इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति। भाषण आकलन के समय अंतः क्रियात्मकता
अंतः क्रियात्मक कार्य को करने का अभिप्राय क्या है? विद्यालय अथवा परिवेशस्य वर्णनम, यानी विद्यालय और परिवेश का वर्णन किया जाए। अन्य सह दूरभाष परिचर्चा, यानी अन्य दूरभाष परिचर्चा की जाए। ठीक है। विभिन्न वस्तूनाम अथवा स्थानानाम अथवा प्रघटनानाम तुलनम अर्थ प्राप्त्यम निजस्य अन्वेषाम व प्रतिभागम ग्रहीतुम प्रयासा। भाषण आकलन के समय अंतः क्रिया और अंतः क्रियात्मक कार्य करने का अभिप्राय क्या है? बात दो चीज़ों की कही जा रही है, अंतः क्रियात्मक और अंतः क्रियात्मकम कार्य। ये जो है क्यों किए जाते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? ठीक है। तो भाषण आकलन के समय अंतः क्रियात्मक और अंतः क्रियात्मक कार्य करने का अभिप्राय होता है कि विभिन्न वस्तुओं के नाम अथवा स्थानों के नाम अथवा प्रघटनाओं की तुलना की जाए। यहाँ पे भी बड़ा वाला ऑप्शन सही हो रहा है आपका। ठीक है। तो ये मतलब होता है भाषण आकलन के समय अंतः क्रिया और क्रियात्मक कार्य करने का। आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर सी। ट्रिक वाले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था? अगर विभिन्न मिल जाए ऑप्शन में, विविध मिल जाए, चांसेस रहेंगे आंसर सही होगा। नहीं देखा ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिए। लेखन कौशलस्य अभ्यासार्थम महत्वपूर्णम अस्ति, यानी लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण क्या है? सारांश लेखनम, व्याकरण अभ्यास, टिप्पणी स्वीकरणम या फिर वाचन अभ्यास। तो लेखन कौशल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे सारांश लेखनम। आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर ए। व्याकरण अभ्यास नहीं होगा, हम व्याकरण पे जोर नहीं देते हैं। और बात लिखने की है यहाँ पे वाचन अभ्यास, तो लिखने के लिए हम वाचन अभ्यास क्यों करेंगे? ये भी नहीं होगा। सारांश लेखनम, अरे इतना तो आप कॉमन सेंस लगा लीजिए, लेखन वाला ऑप्शन लेखन से ही संबंधित होगा। महत्वपूर्णम अस्ति लिखा है, मतलब महत्वपूर्ण अस्ति मतलब प्रश्न क्या है? सकारात्मक है। क्वेश्चन नंबर 130, भाषा अधिगमनार्थम अभिवृत्ति निर्माण हेतु आवश्यकम अस्ति। भाषा अधिगम के लिए अभिवृद्धि निर्माण हेतु मतलब है अभिवृद्धि निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? प्रयोजनात्मकम कार्यम तदधिकृत परिचर्चा अनुभवानाम च मित्र सा आदान प्रदानम, यानी प्रयोजनात्मक कार्य और परिचर्चा और अपने अनुभव को अपने मित्र से आदान प्रदान किया जाए। क्या ये उद्देश्य होगा? क्या ये आवश्यक होगा भाषा अधिगम के लिए? विषम परिस्थितियां निर्माणम तस्मिन् च सामूहिकम कार्यक्रम, मतलब सामूहिक कार्य किए जाएं, या फिर विषम परिस्थितियों के निर्माण में सामूहिक कार्य किए जाए, या फिर संस्कृत कालांशे प्रधानाचार्यस्य अनुमत्या उद्यान विहारा, या फिर गीत गायनम कलात्मकम कार्यम च। तो यहाँ पे जो आंसर दिया था सीटेट ने क्वेश्चन नंबर 130 में, वो होगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, गीत गायनम कलात्मकम कार्यम च। लेखन कौशल के अभ्यास के लिए आपको बताया गया कि सारांश लेखन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पे वो प्रश्न नहीं है। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि भाषा अधिगम के लिए अभिवृत्ति निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तो सबसे बेहतर है कि गीत और कुछ कलात्मक, कुछ नया क्रिएटिविटी, कलात्मक, ठीक है, कुछ कलात्मक कार्य हो। इससे क्या होगा? भाषा का विकास होगा। तो आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, लेखनम भाषणात भिन्नम अस्ति, यानी लेखन भाषण से किस प्रकार भिन्न है? एक होता है लिखना, ये हम लिख रहे हैं, एक होता है भाषणम जो बोला जाता है। ठीक है। तो किस प्रकार से भिन्न है? लेखने गतिविधि आधारित प्रवाह अधिकम भवति, यानी लेखन में गतिविधि आधारित प्रवाह अधिक होता है। लेखने व्याकरणात्मक संरचनाया अधिक संबंधः न भवति, लेखन में व्याकरण संरचना का अधिक संबंध नहीं होता है। लेखनम प्रायः मुक्तम भवति, यानी लेखन प्रायः मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। लेखने पुनरावृत्त्या अथवा संक्षेपीकरणस्य न्यूनता भवति। प्रश्न संख्या 131 आपके सामने। आंसर मिलेगा यहाँ पे आपको डी विकल्प, क्योंकि लेखन भाषण से पृथक होता है। क्यों? क्योंकि लेखन में आपने देखा होगा, ठीक है, पुनरावृत्ति और संक्षेपीकरण की कमी होती, न्यूनता होती। भाषण में क्या है? आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं, कोई किसी टॉपिक पे आप भाषण दे रहे हैं तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आप क्या कर रहे हैं? पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो ये कहा गया है पेडागॉजी के अंतर्गत कि भाषण में पुनरावृत्ति और संक्षेपीकरण दोनों की ही संभावना होती है। ठीक है। लेकिन लेखन में क्या होता है? लेखन में कमी होती है इस चीज़ की। यही अंतर है लेखन और भाषण में। अब कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं बताई जा रही तो घबराइए नहीं, उसको एज इट इज़ याद करिए या कहीं पे लिखिए कि लेखन भाषण में किस प्रकार से भिन्न है। तो ये आप लिख लीजिए,
हो सकता है प्रश्न रिपीट हो जाए तो कम से कम आपको याद तो रहेगा। सारांश लेखितुम आवश्यके द्वे कौशले स्तः। सारांश लेखन के लिए कौन से द्वे मतलब दो, कौन से द्वे कौशल आवश्यक रहेंगे? शब्दय पाठ्यवस्तुना पुनर्लेखनम। शो शब्दय मतलब अपने शब्दों को पाठ्यवस्तु के साथ पुनः मतलब दोबारा लिखा जाए। मुख्यम सामान्यम च बिंदु संज्ञानम। मुख्य और सामान्य बिंदु को संज्ञान में लिया जाए। सम्यक लेखनम योजकानां प्रयोगः। शब्दानां स्थाने संकेतानां प्रयोगः सम्यक लेखनम। आंसर मिलेगा यहाँ पे इस प्रश्न के लिए विकल्प बी। सारांश लेखन के लिए दो कौशल आवश्यक होते हैं। कौन कौन से? सामान्य और प्रमुख बिंदुओं को संज्ञान में, कुछ होते हैं कुछ विशेष, ठीक है, मुख्य बिंदु और सामान्य बिंदु, उनको ध्यान में रखा जाए। तो सारांश, जैसे आप कोई पैराग्राफ नहीं सॉल्व करते हैं तो पैराग्राफ में लिखा होता है कि उपर्युक्त पद्यांश का सारांश क्या है। सारांश लिखते हैं तो सारांश में क्या है, आप शॉर्ट में कम शब्दों में अधिक चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। सारांश, सार अंश, तो इसमें क्या है, मुख्य बिंदुओं को और सामान्य बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए आपसे पूछा रहा था कौन से दो कौशल आवश्यक हैं। छात्राणाम भाषण कौशले विकासार्थक ध्वनि क्रमस्य उपयोगः कथम करणीयम। यानी छात्रों के भाषा कौशल के विकास के लिए ध्वनि कौशल का उपयोग किस प्रकार से होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है भाषण युक्त श्रुतलेख द्वारा, यानी भाषण और सुनकर लिख करके, श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना, जैसे इमला। व्यंग्य चित्राणाम अथवा अन्य दृश्य सामग्रियां प्रयोग द्वारा, यानी व्यंग्य चित्र या फिर अन्य दृश्य सामग्री के द्वारा। मूल तत्व आधारित कथा विवरण द्वारा, या फिर अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात शुद्ध सामग्री आधारित कृत्य व्याख्या द्वारा अथवा कथा कथन द्वारा। तो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? छात्रों के भाषा कौशल के विकास के लिए जरूरी क्या होगा, कहा जा रहा है यहाँ पे अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात। मतलब ये हुआ कि ध्वनि क्रम का उपयोग अभिसंचित ध्वनि श्रवण के उपरांत शुद्ध सामग्री मतलब सुनी गई सामग्री को आधार बना करके, आधारीकृत लिखा है, को आधार बना करके व्याख्या द्वारा अथवा कथा कथन के द्वारा उपयोग करना चाहिए। ध्वनि का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ध्वनि क्रम का उपयोग कैसे करेंगे आप? तो सुनी गई सामग्री को आधार बना करके। अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा है एकालाप द्वारा त्रयाणाम उपकौशलानाम आकलनस्य नीति। ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, ये मत समझिएगा कि ये नए क्वेश्चंस हैं, कोई प्रीवियस ईयर के हैं, बस ईयर नहीं पढ़ा है यहाँ पे कि किस साल ये पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 134 एकालाप। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है एक आलाप द्वारा तीन त्रयाणाम मतलब तीन उपकौशल का आकलन किया जाता है। वो तीन उपकौशल कौन कौन से हैं? एक आलाप द्वारा किन किन तीन उपकौशलों का आकलन किया जाता है? तो पहला आ जाता है इसमें लहरी, दूसरा आ जाता है कौन सा, ध्वनि, तीसरा आ जाता है गति, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको? पहला ही ऑप्शन टोन, ठीक है। जैसे टोन होती है बोलने का, एक लय होती है, ध्वनि गुण और गति स्पीड, तीन चीज़ें जो हैं इसको ध्यान में रखा जाता है आलाप करते समय। सुनिएगा कभी आलाप वगैरह जो होते हैं म्यूजिक में। भाषा अर्जन दृष्टया असम्यक परिवेषण अभिप्रायः अस्ति। भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश का अभिप्राय क्या है? लक्ष्य भाषा प्रयोगः न क्रियते यदा कदानुवादस्य अपि सहायं स्वीक्रियते। कक्षायां छात्राः अपि सक्रियाः भवन्ति। लक्ष्य भाषा पठन समये मातृभाषायाः प्रयोगः यदा कदा क्रियते। भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश का मतलब होता है कि लक्ष्य भाषा का प्रयोग न किया जाए या ना करना, क्योंकि लक्ष्य भाषा का प्रयोग वहाँ अनुचित होता है, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको नहीं मिल रही हैं उनको नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश का अभिप्राय मतलब ये है यहाँ पे कि लक्ष्य भाषा का प्रयोग ना किया जाए। अस्माकं छात्राः तथ्यानां संग्रहणे व्यवस्थापने प्रारूप निर्माणे संपादने पुनर्दर्शने च समर्थाः भवेयुः इत्यर्थिते प्रेरितव्याः। अस्मिन् कथने किं भाषा कौशलम निर्दिष्टुम। प्रश्न संख्या 136 नहीं समझ पाए।
देखिए अस्माकं मतलब हमारे, हमारे छात्रों को, तथ्यानाम मतलब तथ्यों के, संग्रहणे मतलब संग्रहण, संग्रहण में, व्यवस्थापने मतलब व्यवस्थापन में, प्रारूप निर्माणे मतलब प्रारूप निर्माण में, संपादन में, पुनर्दर्शन में, पुनर्दर्शन में समर्थ हैं। ठीक है, समर्थ है या समर्थ होना चाहिए, भव्य मतलब चाहिए के अर्थ में आ जाएगा, तो होना चाहिए। इत्यर्थ ते प्रेरित्वा, इस प्रकार उन्हें प्रेरित करना चाहिए। इस कथन में अस्मिन कथने किम भाषा कौशलम निर्दिष्टम, कौन से भाषा कौशल की निर्देशित हो रहा है, मतलब कौन सा भाषा कौशल का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। संग्रहणे, व्यवस्थापने, प्रारूप निर्माणे, संपादने, पुनर्दर्शने, तो इसमें क्या आ जाएगा, लेखनम आ जाएगा। ठीक है, लेखन वृत्ति निर्देशित होती है इस कथन में भाषा कौशल की। भाई संपादन आप कैसे करेंगे, कोई पत्रिका का संपादन कैसे करते हैं, लिख कर के ही तो करेंगे आप, या बोल करके आपकी पत्रिका संपादित हो जाएगी, भाषण के द्वारा नहीं होगी ना। तो पहले आप कुछ प्रारूप बनाते हैं, इसका संपादन करते हैं, संग्रहण करते हैं व्यवस्थित रूप से। तो यहाँ पे आंसर जो मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा, क्वेश्चन नंबर 136 के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा, बी। 137 देखिए, निम्नलिखितेषु अवबोधन प्रक्रिया संदर्भे वाचन कौशलस्य विकासार्थम किम सर्वाधिक महत्वपूर्णम। क्वेश्चन नंबर 137 पूछा जा रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित अवबोधन प्रक्रिया के संदर्भ में वाचन कौशल के विकास के लिए सबसे प्रभावपूर्ण ऑप्शन कौन सा है। वाचन समय छात्राः पाठे आगत शब्दान कथितुम समर्थाः भवेयुः इत्यर्थ तेषा सहायम। इस वीडियो को आपको देखना चाहिए 2 बार कम से कम। ठीक है, पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं, 2 बार इस वीडियो को देख करके जाइएगा। प्रश्न संख्या 137 है आपके सामने, आंसर मिलेगा यहाँ पे आपको डी विकल्प। वाचन कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि छात्रों को मौन वाचन में कुशल होना चाहिए। वाचन कौशल के विकास के लिए सबसे ज़्यादा क्या है कि बच्चा मौन वाचन में कुशल हो, क्योंकि जब आप मौन वाचन करते हैं ना, तो वो जो ज्ञान आपको मिलता है, पढ़ रहे हैं, जिस भी चीज़ पे सोच रहे हैं, मौन, मन ही मन, वो आपका ध्यान एकाग्रचित होता है और आपका ज्ञान जो होता है स्थायी होता है। तो इसलिए वाचन कौशल के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि छात्रों को मौन वाचन में कुशल होना चाहिए और अवबोधात्मक प्रश्नों को भी पूछा जाना चाहिए। अवबोधनात्मक प्रश्नान अपि पृच्छ, अपि मतलब होता है भी। कीदृशाः प्रश्नाः छात्र चिंतित कौशलम न उन्नयन्ति, कौन सा ऐसा प्रश्न का प्रकार है जिससे छात्र के चिंतन कौशल का विकास नहीं होता। तार्किकाः प्रश्नाः, व्याख्यात्मकाः प्रश्नाः, व्यक्तिगत चिंतनात्मकाः प्रश्नाः, या फिर केवलम पाठ्यवस्तु पठनाधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 138, चिंतन की उत्पत्ति करता नहीं है, ऐसा कौन सा प्रश्न है। तो जो केवल लिखा है ना, हमने आपको वैसे भी अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी बताया कि केवल लगा हो मतलब आंसर नहीं होगा, मतलब निगेटिव ऑप्शन है, निगेटिव ही आपसे पूछ रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। ऐसा प्रश्न जो छात्र चिंतन की उन्नति करता है वो प्रश्न होते हैं तार्किक प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न, व्यक्तिगत चिंतन वाले प्रश्न। लेकिन केवल पाठ पर आधारित प्रश्न जो होंगे वो तो फिर क्वेश्चन आंसर रटने वाले होंगे ना, जो पाठ से ही निकाल करके आप याद करके लिखाते हैं, तो वो जो है सोचने पे मजबूर नहीं करेंगे, चिंतन कौशल को बढ़ाएंगे नहीं। एक आंग्ल भाषा अध्यापक, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आंग्ल भाषा का मतलब क्या होता है, बहुत बार बताया है। एक आंग्ल भाषा अध्यापक प्रथम कक्षायां छात्रान् जनै वस्तुभिः च संबद्ध शब्दानां परिचयं कारयति। निम्नलिखितेषु शब्द शिक्षण शब्दार्थ, ये 2018 में पूछा गया, आई थिंक ये प्रश्न है। किम परिस्थिति अनुगुणम असमीचीनम, मतलब ये हुआ कि एक अंग्रेजी भाषा का अध्यापक, एक आंग्ल भाषा अध्यापक का मतलब एक अंग्रेजी भाषा का अध्यापक प्रथम कक्षायां, पहली कक्षा 19 से 18 में पूछा गया प्रश्न है ये। पहली कक्षा के छात्रों को क्या दिखाता है, वस्तुओं को दिखा करके पढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे वो पढ़ा रहा है अंग्रेजी भाषा का, तो ए फॉर एप्पल, और एप्पल के साथ वो सेब दिखा भी रहा है। परिचयम कार्यत, संबद्ध शब्दानां परिचयम कार्यत, तो ये क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो असमीचीन है, मतलब उपयुक्त नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो बहुत अच्छी बात है,
छात्राः स्थूल वस्तु संबंध शब्दान सम्यक पठन, मतलब छात्र को स्थूल वस्तु दिखा करके पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। यथार्थ वस्तून दृष्ट्वा छात्रा शब्दार्थ स्पष्ट रूपेण, मतलब यथार्थ रूप में जो चीज़ें बच्चे देखेंगे प्रत्यक्ष रूप में उसको और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छी बात। विभिन्न इंद्रियाणाम सहायन अधिगमनम प्रभातकम, मतलब इसमें इंद्रियां एक्टिव रहेंगी, बच्चे की जो 5 इंद्रियां होती हैं वो एक्टिव रहेंगी, बहुत अच्छी बात। पूछा क्या जा रहा है, असमीचीनम, मतलब कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 139 का डी, क्योंकि यहाँ पे एक अंग्रेजी भाषा का अध्यापक पहली कक्षा के छात्रों को वस्तुओं को दिखा करके अंग्रेजी शब्दों का परिचय कर रहा है, इससे छात्र उस वस्तु के शब्द को आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्तनी छात्रा वर्तनीम आश्रित नवीन शब्दम, तो यहाँ पे नवीन शब्द की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो जो शब्द पढ़ा रहा है उसी से संबंधित वस्तुओं को दिखा रहा है, तो नवीन शब्द वाला जो है ये उचित नहीं होगा कि बच्चे नवीन शब्द को यहाँ पे सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे ना, आंसर मिलेगा डी। यद्यपि इति पदे संयुक्त अक्षरे अस्ति, इसमें संयुक्त अक्षर कौन सा है, देखिए आसान है, बस समझ जाए आप पूछना क्या चाह रहा है। या और दा, पा दा, या पा या फिर दा या, तो जब आप लिखते हैं विद्या तो आपने कई अच्छी बुक्स में देखा होगा कि विद्या कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है, ये होता है ना विद्या, तो ये दा जो है ये किससे मिलकर के बना है, संयुक्त अक्षर कौन सा है, वो ये वाला दा है, आधा दा और या, ठीक है, आधा दा और या, द्या, विद्या, विद्यालय, ये वाला दा, तो ये इनसे मिलकर के बना है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, फर्स्ट वक्ता सेकंड वक्ता दिया है, ऐसा प्रश्न हमने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था, है ना, प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे 2 वक्ता दिए हैं, अब पूछा जा रहा है श्रवण कौशल किस में है, तो जब आम लिखा होता है, आम मीन्स होता है, अब कौशल, और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रथम वक्ता, मतलब पहले वक्ता में दोष है बोलने में, द्वितीय वक्ता में है, दोनों में है, या फिर किसी में नहीं है। आंसर यहाँ पे जो दिया गया था वो था पहला ऑप्शन, क्योंकि प्रथम वक्ता में दोष है, यहाँ पे व्याकरण संबंधी अशुद्धि है, तो इसका आंसर यही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 143, 142 कहाँ चला गया, छूट गया है, ठीक है, चलिए। श्रवण कौशल विकासार्थम कः उत्तमः मार्गः, श्रवण कौशल के विकास के लिए कौन सा उत्तम मार्ग है। विद्यालयस्य विभिन्न कार्यक्रमेषु भाषा श्रवणस्य अवसरः, कथित वाक्यानां पुनरावृत्ति, छात्र कथनानां सावधानं श्रवणं, या फिर ध्यानेन शृण्वन्तु इति छात्रेभ्यः पुनः पुनः निर्देश दानम। श्रवण कौशल के विकास के लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि यहाँ पे भी देखिए आपको ट्रिक काम कर रही है, विभिन्न लगा है ना, और यहाँ पे अवसर भी लगा है, ठीक है, तो श्रवण कौशल के विकास के लिए ज़रूरी क्या है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, विभिन्न कार्यों में भाषा को बोलने का अवसर मिले, साहित्यिक विधाओं, कहानी, कविताओं आदि में बच्चों की रुचि होती है, ठीक है, इससे क्या होता है, छात्रों के बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर में भी विकास होगा, तो इसका आंसर मिलेगा पहला ऑप्शन। यहाँ पे देखिए ट्रिकी वीडियो का लिंक आ रहा है ऊपर, अब यहाँ पे आपको कुछ ट्रिकी वीडियो के लिंक दिख रहे होंगे, उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है उसका भी वीडियो बना रखा है, जो यहाँ पे आ रहा होगा उसको आप क्लिक करें और देखें। थैंक यू सो मच। नमः संस्कृताय 30 में 28 नंबर चाहिए आपसे इस बार संस्कृत में। थैंक यू सो मच।